नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। देश की सियासत में आज काफ़ी कुछ नया घट गया। एक तरफ दिल्ली में भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए की बैठक, तो दूसरी ओर बेंगलुरु में विपक्षी दलों का संगम हुआ। विपक्षी दलों की इस बैठक में अ, 26 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया और इस बैठक में गठबंधन का नाम भी बदल गया। विपक्षी दलों ने इस गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। इंडिया यानी कि आई से इंडियन एंड एन से नेशनल और डी से डेवलपमेंटल और आई से इंक्लूसिव और ए से अलायंस। खैर इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा सवाल है, सवाल कई हैं और इन सवालों के जवाबों को समझते हैं हम वरिष्ठ पत्रकार विनोद शुक्ला जी से। आपका बहुत-बहुत स्वागत है शुक्ला जी मेरे चैनल पे। धन्यवाद, धन्यवाद मनविंदर जी। सर आज के पूरे घटनाक्रम को देखिए काफ़ी कुछ घटा और विपक्षी गठबंधन यूपीए का नाम इंडिया क्यों रखा गया? इसके भी बहुत सारे मैं समझती हूँ कि आपके पास सियासी मायने होंगे। क्या समझते हैं आप? देखिए मनविंदर जी, हुँ, सियासी मायने तो जो होंगे वो अलग, लेकिन ये जो नाम रखा गया है ये बहुत शर्मनाक और बहुत दुखद और बहुत खराब स्थिति है। मतलब आप किसी भी संगठन का नाम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम देश के नाम पर कैसे रख सकते हैं? मतलब ये तो डिसरिस्पेक्ट फॉर द कंट्री है। ऑब्वियसली। मैंने मैंने अभी थोड़ी देर पहले, आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं बहुत उस जी। स्थिति में नहीं था। लेकिन आज मैंने इसको अभी ट्वीट किया है कि ये 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 तो डिसरिस्पेक्ट है। इस पे तो लोगों को कोर्ट में जाना चाहिए। और इस तरह की बात कैसे हुँ, कोई हुँ। राजनीतिक कैसे कुछ राजनीतिक दल इस तरह की बात कर सकते हैं? आप देश के नाम के साथ वो कर रहे हैं। मतलब राइम बिठाने का भी एक लिमिट होती है। ये बहुत शर्मनाक दुखद स्थिति है मनविंदर जी। जी। और इनको अगर कांग्रेस या उनके जो साथी दल इकट्ठा हुए हैं, उनको लगता है कि इस तरह की गिमिक से उनको वोट मिलेगा, हुँ, तो हुँ। वो इससे कर रहे हैं। ये इसका बहुत उल्टा असर जाएगा, जी, जी। बहुत उल्टा असर जाएगा। जी मनविंदर जी। जैसा आपने फ़ील किया इसको सुन कर के मुझे भी थोड़ा-सा मैं भी शॉक्ड थी कि अब देखिए उधर जो सत्ता पक्ष है अभी थोड़ा व्यस्त है। हो सकता है इस पे हो हल्ला हो लेकिन फिर भी मतलब जो हम बात सोच रहे हैं वो तो है ही। लेकिन इन लोगों ने क्या सोच के ये नाम रखा सर? नहीं नहीं, मतलब कोई ये क्या कोई मतलब सबको बेवकूफ़ समझ रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए सामान्यतः ये इस तरह की स्थिति है। दूसरा ये कि जो कुनबा इकट्ठा बेंगलुरु में हुआ था, वो जी। कुनबा उसको देश की राजनीति का पल्स नहीं मालूम है। हुँ, हुँ। ज़्यादातर ज़्यादातर चीज़ों पर वो मोदी की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। मोदी ने एक शुरू किया है पैटर्न कि बहुत सारी चीज़ों का एक्रोनिम बनाते हैं और उसके बाद जनता के सामने लेकर जाते हैं। लेकिन उसमें एक नयापन होता है और उसमें कौतूहल होता है। जी। ये जो किया है विपक्ष के लोगों ने, इसको एक शब्द इस्तेमाल होता है, एक भोंडापन। ये जी। भोंडेपन की पराकाष्ठा है। भोंडेपन की पराकाष्ठा है। देश के साथ देश का असम्मान करने की बात है, अपमानित करने की बात है। जी। और फिर वही बात होगा ना कि अभी मैं सोशल मीडिया पर देख भी रहा था। हुँ, एक हुँ। सोशल मीडिया इंथुजियास्ट ने लिखा कि भाई हुँ, ये हुँ। बता दो कि ये देश जो है 15 अगस्त 1947 को इंडिया 15 अगस्त 1947 को बना था या आज की डेट में बना था, इस तरह की आज की डेट चीज़ें। में। जी। जी। तो ये सारी चीज़ें देश के लिए कितनी अपमानजनक बात है। इस तरह की देखिए दिक्कत ये है ना कि ये देश की संवेदनाओं को ये सब समझने में ये सारे के सारे राजनीतिक दल अक्षम हैं। और ये इसी तरह इसीलिए इस तरह की गिमिक्स करते हैं। हुँ, ना हुँ। इनको देश के मान अपमान, देश की किसी एक जो परंपराएं हैं और देश की रिस्पेक्ट और देश का
सम्मान उसका ख्याल होता है। ये सिर्फ राजनीति हर चीज़ में करते हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं बीजेपी और मोदी को नीचा दिखाने या उनको करने के लिए। राजनीति में आप सब कुछ कीजिए, आपका अधिकार है, आप अपनी विपक्षी दल से लड़िए, खूब मजबूती के साथ लड़िए, हुँ। लेकिन देश को सामने रख करके भी आपको सोचना पड़ेगा। देश के बारे में आप इस तरह की बात कीजिएगा तो जनता स्वीकार करेगी, जनता विद्रोह करेगी आपके खिलाफ। ये सही न निर्णय है और ना सही दिशा में निर्णय है। जी मनोज। बैठक शुरू होने से पहले लालू यादव जी ने एक बात कही थी मीडिया के सामने कि दल मिल रहे हैं, दिल मिले ना मिले कोई बात नहीं। तो अब ऐसे कौन से कारण हैं कि जिस वजह से ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं? मतलब अंदर से उन्होंने ये भी कहा है कि ठीक है, हम हमारे मतभेद हैं, लेकिन हमको मतलब मोदी को हराना है। और एक तरफ ये इन्होंने नाम रख कर के इतनी शर्मनाक हरकत की है, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमें लोकतंत्र को बचाना है। क्या कहते हैं आप? नहीं नहीं, देखिए देखिए, इस देश में मनविंदर जी कुछ रटे रटाए जुमले हैं। जी। इस देश को बचाना है, उसमें से एक शामिल है जी, जी। सेक्युलरिज्म खतरे में है। हाँ। अगर सेक्युलरिज्म गया तो इस देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और जी। देश को बचाना है तो कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ, फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ ये एकजुट हो जाइए। ये कुछ रटे रटाए जुमले हैं जो जो हर इस तरह के आयोजन में कहे जाते हैं, बोले जाते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन रटे रटाए जुमलों की उसकी स्वीकार्यता कितनी है, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो ये रटे रटाए जुमले चलेंगे। अब चूंकि चुनावी समर का समय आ गया है और सब अपने अपने आपको तैयार कर रहे हैं उस चुनावी समर के लिए, तो सब अपनी अपनी बात करेंगे। तो ये उसी तरह की स्थिति है और विपक्ष को लग रहा है कि शायद वो एकजुट हो जाए तो मोदी को हरा पाए या मोदी या बीजेपी को शासन से हटा पाए। और इस कोशिश पर किसी को संशय नहीं करना चाहिए, इस कोशिश पर किसी को प्रश्न नहीं करना चाहिए, ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन डेमोक्रेटिक राइट में आप को अपनी सीमाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप देश की गरिमा के साथ समझौता अगर आप कीजिएगा तो उसको जनता स्वीकार नहीं करेगी। और हमेशा से ऐसा ही होता रहा है। देश को हमेशा से कटघरे, मतलब देश के साथ इस तरह की बात करना, मतलब मैं व्यथित हूँ ये सब देख करके, ये सब सुन करके। जी। और इससे ज़्यादा क्या आप राजनीति के लिए नीचे गिर सकते हैं कि आप जी, जी। किसी एक व्यक्ति को हराने के लिए आप देश का नाम इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं जनता के सामने। जनता जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, बल्कि जनता इस पर रिएक्ट करेगी। आज सुबह एक जगह पे उद्घाटन करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुछ बड़े सटीक से उन्होंने पता नहीं इनकी बैठक को भाँप लिया था, क्या था? कुछ जो उन्होंने बातें कही वो बिल्कुल इनके ऊपर फिट बैठ गईं। उन्होंने ये कहा था कि चेहरे पे चेहरा लगाए हुए लोग बैठे हैं, तो इन्होंने वही कर दिया अपना अ, यूपीए की जगह इंडिया को लगा लिया। नहीं, देखिए, कई चीज़ें जी। मोदी जी को राजनीतिक समझ, राजनीतिक उनकी राजनीति पर पकड़ और राजनीतिक समझ, जी। इस पर तो कोई प्रश्न चिन्ह है या इस पर तो कोई डाउट है ही नहीं है। हुँ, निश्चित तौर हुँ। पर वो राजनीति को भांपने में माहिर आदमी है, महारत है उनको इस मामले में। ईश्वर हुँ। प्रदत्त जी। गुण है ये उनमें कि वो राजनीति को भांप लेते हैं और उसका सही हुँ। सटीक जवाब देने की काबिलियत है। और इसीलिए वो 2 टर्म से प्रधानमंत्री हैं और 3 टर्म उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर जीता था। तो ये वो है। बाकी जो यूपीए वाला मामला था, हुँ। अब जो इंडिया और यूपीए के बदलाव को लेकर के मसला है, वो मुझे लगता है कि पिछला जो पिछली जो सरकारें थी वो यूपीए के नाम पर थी और वो यूपीए में कांग्रेस की जो भूमिका थी वो प्रमुख थी।
हुँ, हुँ। मुझे लगता है ये जो नाम में बदलाव है, ये उस मैसेज को ख़त्म करने के लिए है, ये उस मैसेज को डाइल्यूट करने के लिए है कि ये कांग्रेस हैवी या कांग्रेस डोमिनेटेड या कांग्रेस लेड अलायंस नहीं है। इस जी। अलायंस का दूल्हा कौन होगा, ये जी, जी, चुनाव के बाद एग्ज़ैक्टली। पता लगेगा। जी, हुँ, हुँ। इस अलायंस में दूल्हा कौन बनेगा, वो चुनाव के बाद पता लगेगा। आप याद कीजिए कि राहुल गांधी जब पिछली बैठक में गए थे तो एक इशारे-इशारे में लालू यादव ने ये कहने की कोशिश की थी कि शादी कर लो और जी। हम सब बाराती बनने के लिए तैयार हैं। उसका बहुत सारे राजनीतिक हलके में ये भी मतलब लगाया गया कि आप हुँ। प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हो जाओ, हम आपके पीछे-पीछे हैं। मतलब कांग्रेस अपनी दावेदारी पेश करे तो बहुत सारे, लेकिन इस बात को लेकर के बहुत सारे लोगों में असहमति है। उसमें सबसे बड़ी असहमति बिहार और वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्रियों की है। जी, जी। नीतीश कुमार अपनी दावेदारी करते हैं हुँ, हुँ। प्रधानमंत्री पद के लिए 1.5% कुर्मी वोट के सपोर्ट से। हुँ, हुँ। ममता बनर्जी का सपोर्ट बेस्ड वेस्ट बंगाल में बढ़िया है, वो दावेदार हैं। जी, साउथ के बहुत सारे लोग दावेदार हैं। सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री क्यों नहीं जी। दावेदार हो सकता है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। जी, जी। केजरीवाल की पार्टी की 2 प्रदेशों में सरकार है, उनकी जी, जी। दावेदारी क्यों नहीं हो सकती है? तो हुँ, हुँ। ये सारे प्रश्नों के जवाब शायद अलायंस के पास नहीं था, हुँ, हुँ। यूपीए के पास नहीं था, पुराने अलायंस के पास, और इसी का परिणाम है कि एक नया अलायंस बनाया गया इंडिया के नाम से और वही चीज़ सामने निकल के आई। तो बेसिकली ये जो है कांग्रेस को बैकग्राउंड में डालने के लिए ये हुँ, हुँ। कवायद है और मुझे लगता है कि ये बात सबको समझ में आनी चाहिए, सिंपल सी बात है, इसमें कोई वो नहीं है। हालाँकि बैंगलोर का पूरा शो हुँ। वो कांग्रेस केंद्रित था, सोनिया केंद्रित था, इसलिए कि कांग्रेस में सोनिया और राहुल के जी। अलावा कोई केंद्र में आ नहीं सकता है। हुँ, हुँ। जो पोस्टर भी लगे थे उसमें आप देखिएगा कि सारे नेताओं एक सर्किल में पोस्टर बनाया गया था और सबसे बड़ी पिक्चर सोनिया गांधी की थी जी। और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की पिक्चर एक साइज की थी और उससे छोटी बाकी सारे लोगों की पिक्चर थी। तो ये जी, जी। मैसेज तो थी कि वहां पर कांग्रेस ही डोमिनेट कर रहा है, कांग्रेस ही डोमिनेंट प्लेयर था, कांग्रेस ही सारा ऑर्गेनाइज कर रहा था। तो ये एक बात है, लेकिन बाद में ये चर्चा में ये बात आई होगी कि नहीं भाई, हम कांग्रेस के नेतृत्व में अगर जाएंगे तो बहुत सारे लोग अलग हो जाएंगे। हुँ, कांग्रेस हुँ। का नेतृत्व तो हालांकि नीतीश ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन ममता को स्वीकार्य नहीं है और बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जिनको नहीं स्वीकार्य है। तो ये एक प्रश्न है, इस कारण अलायंस का नाम बदला गया होगा, अलायंस का नाम इंडिया किया गया होगा, ऐसा अब मेरा इतनी मानना है। अ, अब जब इतनी ये कवायद कर रहे हैं सर, तो ये भी एक सवाल बनता है कि परसेप्शन की फिर लड़ाई में कौन आगे होगा? फ्रंट पे कौन होगा? देखिए, परसेप्शन की लड़ाई तो बाद में आएगी, अभी बहुत सारी और लड़ाई है मन में। जी। अभी तो सबसे पहले अभी इनकी 2 बैठक हुई है। हाँ। अभी 2 बैठकों में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम साथ आ सकते हैं, आएँगे जी। और उसके बाद बहुत सारे और मसले उठेंगे। जैसे हुँ, हुँ। बिहार के मुख्यमंत्री या बिहार के नेता चाहेंगे कि वो यूपी में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ें। हुँ, हुँ। समाजवादी पार्टी क्या उनको देने के लिए तैयार होगी कि नहीं होगी? बहुजन समाज पार्टी की क्या भूमिका होगी इस पूरे उसमें? जी। कुछ लोग ये भी कोशिश करेंगे कि वो बिहार के नेता कि वो वेस्ट बंगाल में भी जाएं। हुँ, वेस्ट हुँ। बंगाल की नेता कोशिश करेंगी कि वो वेस्ट बंगाल से बाहर निकलें अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए। उसके अलावा इसमें किसकी कितनी भागीदारी, कौन कितना सीट जीत करके आता है, ये सारे मसले भी होंगे और आपको जी। जी।
आप जी, आप कैरी कैरी ऑन। नहीं, तो अभी अभी बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होनी है, आपस में ही होनी है, और वो सहमति कहाँ बनेगी, कितनी बनेगी, किस सहमति के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव के पूर्व ही सहमति बना ली जाएगी, चुनाव के बाद सहमति बनेगी, और उन जगहों पर जहाँ पर ये रीजनल अलायंसेस हैं, इनका कोई प्रेजेंस नहीं है, वहाँ पर कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, कांग्रेस को किन किन जगहों पर सीट मिलेगी, कांग्रेस को बिहार में कितनी सीट मिलेगी, उत्तर प्रदेश में वो कितनी सीट पर लड़ेंगे, वेस्ट बंगाल में कितनी सीट पर चुनाव लड़ेंगे, वो उड़ीसा में कितना किसके साथ लड़ेंगे, वो कर्नाटक में उनका क्या हाल होगा, केरल में कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, तमिलनाडु में कितनी सीटें उनको डीएमके देने के लिए तैयार होगी, हुँ। ये बहुत सारे मसले हैं। गोवा में उनका क्या हाल होगा, महाराष्ट्र में उनको कितनी सीट दी जाएगी। तो ये सारे मसले हैं जिन पर चर्चा होगी, और उस चर्चा से क्या निकलेगा और कौन चर्चा के बाद निकल जाएगा, कितने छिटक जाएंगे, ये बहुत सारे प्रश्न हैं। अभी अभी तो शुरुआत है, अभी आगे देखिए, आगे अभी आगे होता है। जी, अभी ये लोग एक पेज पर आए हैं, उसके बाद मुझे लगता है कल में ही काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। एक और चीज़ दिमाग में आ रही है, चूँकि विपक्ष की ये जो बैठक हुई है, काफ़ी सारे ऐसे आप भी देख रहे होंगे कि विपक्षी दल ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ी-सी दूरी बना के रखी हुई है। तो ऐसे में अब ये भी एक बात है कि आखिर कितने दल हैं जो ना तो एनडीए के साथ हैं, ना ही इन लोगों के साथ हैं, जो आज नया इंडिया बच्चा पैदा हुआ है। तो देखिए मतलब क्या वो इनको कुछ डैमेज करने के लिए कुछ तीसरा फ्रंट भी बना सकते हैं? देखिए बीजू जनता दल इसमें शामिल नहीं हुआ, हाँ। जानकारी है। हुँ। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो वाईएसआर कांग्रेस है वो शामिल नहीं हुआ। हुँ। तेलंगाना राष्ट्र समिति शामिल नहीं हुआ। हुँ। अ, ऑल इंडिया एमआईएम जो है, मुस्लिम इत्तेहाद मुसलमीन, उसको हाँ, वो बुलाया भी नहीं नहीं। गया। जी, उसको बुलाया हुँ। नहीं गया। अब जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनका जो राजनीतिक दल है भारत राष्ट्र समिति, वो बहुत तेजी से महाराष्ट्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, और आंध्र में भी वो अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। हुँ। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में एनडीए के जो घटक पुराने थे, तेलुगु देशम, वो हुँ। वापस आ गए हैं। तो ये एक स्थिति है। एमआईएम का कहना ये है कि उनको बुलाया नहीं गया है, और हम तो एंटी बीजेपी और सेक्युलर पॉलिटिक्स और संविधान बचाने की बात करते हैं। तो जी। वो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगे। तो ये जो सेक्युलरिज्म की कवायद के साथ ये संगठन बना है इंडिया, हुँ। ये कितना सस्टेन करेगा, और एमआईएम और बीआरएस अपने अपने लोकल जगहों पर, अब जैसे तेलंगाना में एमआईएम का प्रभाव है, पॉकेट्स में ही है लेकिन है, तो वहाँ पर हुँ। अलायंस को डैमेज करेंगे। तेलंगाना बाकी भारत राष्ट्र समिति की मजबूत पकड़ है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलायंस के साथ जाएगी तेलुगु देशम पार्टी के साथ, वहाँ एक मसला इस अलायंस को खड़ा होगा। तमिलनाडु में एआईडीएमके भाजपा चुनाव लड़ेगी, भाजपा इस बार ज़्यादा सीट डिमांड करके लड़ेगी, वहाँ अलायंस के साथ मसला खड़ा होगा। तो ये इस तरह के मसले लोकल स्तर पर, महाराष्ट्र में क्या होगा अभी किसी को नहीं मालूम है। तो ये जी, इस मैं तरह के मसले। उसी सवाल पे मैं आ रही थी कि एनसीपी की जो टूट है, तो ऐसा कह रहे हैं कि शरद पवार का फ़ायदा है इसमें और ये सब दिखावेबाज़ी चल रही है। तो ऐसे मतलब ये जो सीन बना हुआ है, इसमें मतलब किसको कितना फ़ायदा नुकसान होगा, ये भी देखने की बात है। देखिए क्योंकि ये एक जी, चीज़ इसको समझिए मनिंदर जी, जी। कि
महाराष्ट्र की राजनीति में जो हो रहा है उससे ये एक स्पष्ट हो गया है, कम से कम महाराष्ट्र की जनता के मन में, कि आप ना तो एनसीपी पर भरोसा कर सकते हैं, इसलिए कि एनसीपी में अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग चल रहा है। जी। अ, शरद पवार का कुछ कहना है, कुछ करना है, अजीत पवार का कुछ कहना है, कुछ करना है, सुप्रिया सूले एक थर्ड वो हैं, वो पिताजी के अपने हाँ में हाँ तो मिलाती हैं, लेकिन उनकी कोई पर्सनालिटी नहीं है, वो शैडो हैं हुँ, जी। अपने फादर की। दूसरी तरफ शिवसेना एक एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना हो गई, दूसरी उद्धव ठाकरे वाली हो गई। हुँ, हुँ। अब इसमें इसमें जो राजनीतिक तौर पर मजबूत है वो अभी उद्धव के मुकाबले एकनाथ शिंदे मजबूत दिख रहे हैं। आप नवनिर्माण जो सेना है राज ठाकरे वाली, उसको भी आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र में एक सीट पर इस बार जीत के आई है एमआईएम। आप दूसरा ये प्रकाश अंबेडकर का जो राजनीतिक दल है उसको आप उसका भी बहुत सारी जगहों पर वोट होता है। अठावले गुट जो है उसका अपना प्रभाव है, वो एनडीए के साथ है। हुँ, हुँ। तो महाराष्ट्र में बड़ा और बीआरएस ऑलरेडी वहाँ लगभग 8-10 लाख मेंबर्स बना चुका है। तो जी। महाराष्ट्र की स्थिति बड़ी वो है। अब इसमें इसमें एक ही चीज जो स्पष्ट है जनता के सामने, जो मुझे हुँ, स्पष्ट लगती है कि जनता के सामने स्पष्ट होगी, वो ये हो है कि भाई बीजेपी अपने जो उसका आइडियोलॉजिकल स्टैंड है और जो उसका कैडर है और जो उसकी प्रतिबद्धता है, उस हुँ, पर हुँ। वो अडिग है। बाकी सारे लोग इधर उधर हो रहे हैं। शिवसेना के साथ, शिवसेना बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी, मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने बीजेपी को दरकिनार कर दिया और हुँ, ऐसे दल के साथ गए जिसका वो जिंदगी भर विरोध करते रहे। हुँ, हुँ। तो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। जी, जी। क्रेडिबिलिटी क्राइसिस शिवसेना के दोनों दलों के लिए है, एनसीपी के दोनों दलों के लिए है, और कांग्रेस के लिए क्रेडिबिलिटी क्राइसिस इस लेवल पर है कि जिस जी, दल का वो जिंदगी भर सेक्युलरिज्म के नाम पर विरोध करते रहे और कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन मानते रहे, उसके साथ उन्होंने सरकार बनाई। जी। ये जो एक कंफ्यूजन पूरे प्रदेश में क्रिएट हुआ है, उस कंफ्यूजन में बीजेपी अकेली ऐसी एक राजनीतिक पार्टी है जो ये कह सकती है कि हम अपने अपने पुराने स्टैंड पर कायम थे और हम उस पर हैं। तो ये इस जी। कंफ्यूजन पर जनता ये सोच सकती है कि भाई ऐसी स्थिति है तो यहाँ वहाँ वोट देने से अच्छा है बीजेपी को क्लियर कट मेजोरिटी दो, कहीं वो मत जाओ। तो ये एक मनस्थिति बन सकती है, इसलिए कि आजकल जनता बहुत क्लियर मैंडेट देने वाली नजर आती है। जी मनोज जी। जी, जी। एक और बात है जिस तरीके से आपने पिछले दिनों देखा, भाजपा ने अब जो जाति का बैरियर था, वो तोड़ दिया है। अलग-अलग जातियाँ, अलग-अलग पार्टियाँ थी पहले, भाजपा ने सबको गले लगाया, सब जगह पे सेंध लगाई, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो। इस तरीके से ये जो पॉलिसी है, जो चेंज की है भाजपा ने अपनी, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? विपक्ष को कितना झटका देंगे ये लोग इस तरीके से? नहीं नहीं, देखिए ये जो सोशल इंजीनियरिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, सोशल जी। इंजीनियरिंग का 2014 में ही पहली बार एक्सपेरिमेंट अमित शाह जब महासचिव हुआ करते थे भाजपा के, तो उन्होंने किया था और उन्होंने बहुत सक्सेसफुल किया था। सबको ये लगता है कि उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग जो की वो केवल उत्तर प्रदेश में की, इसलिए कि वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज उत्तर प्रदेश थे। लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज तो थे, लेकिन वो सबसे मोस्ट पावरफुल जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। और जी। उन्होंने ये काम गुजरात में करके दिखाया, और उन्होंने ये काम राजस्थान में करके दिखाया, उन्होंने ये काम मध्य प्रदेश में करके दिखाया, छत्तीसगढ़ में करके दिखाया, दिल्ली में करके दिखाया। उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स ऐसे थे जहां उन्होंने ये दावा किया था कि हम पूरी की पूरी सीट जीत लेंगे।
और ये मैं किसी दूसरे के मुंह से सुनी बात नहीं कह रहा हूँ। भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति दिल्ली में आयोजित हुई थी। हम सारे लोग बीजेपी बीट कवर करने वाले रिपोर्टर्स थे। हुँ, उस समय हुँ। जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो चर्चा हुई कि आप करेंगे क्या, कैसे आप ये जो 272 का आंकड़ा आप हुँ, हुँ। पाएंगे। तो उन्होंने गिनाया कि हम हिमाचल प्रदेश पूरा जीतेंगे, दिल्ली सारी की सारी सीट जीतेंगे, गुजरात सारी सीट जीतेंगे, अ, मध्य प्रदेश सारी सीट जीतेंगे, राजस्थान सारी सीट जीतेंगे। और उन्होंने करके दिखाया। मध्य प्रदेश में 25 की 25 जीती, गुजरात में 26 की 26 जीती, 29 में से 27 मध्य प्रदेश में जीती, दिल्ली में 7 की 7 सीट जीती, और हरियाणा में बहुत तेजी से वो बढ़े। हुँ, हुँ। छत्तीसगढ़ में पूरी की पूरी सीट जीती, एक सीट छोड़ के 11 में से 10 जीती। तो ये एक बड़ा वो था, और उन्होंने करके दिखाया। तो ये जो और सबसे बड़ी बात ये कि अकल्पनीय था, बीजेपी का मैक्सिमम 50 का था और उसको उन्होंने अलायंस के साथ 73 सीट जीत के दिखाई, जो अपने आप में मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकता था। तो ये और वो सोशल इंजीनियरिंग के कारण ही हुआ। वो केवल जी। गुजरात में, अरे उत्तर प्रदेश में नहीं, ये मैं सारे जो प्रदेश गिना रहा हूँ ये सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू ही हुआ। जी, जी। और मुझे लग रहा है कि उस रणनीति पर एक बार फिर ये लोग लग गए हैं, कर रहे हैं। जी, ये उसी पॉलिसी को पे चल रहे हैं 2014 वाली। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि करेंगे क्या ये इनको पता नहीं है। अभी 2 बैठक हो चुकी हैं और ठोस अगर देखें तो कुछ निकला दिखाई देता है आपको? पहली बैठक देखिए पटना में हुई 23 जून को, आज हुआ है। अभी तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। देखिए मुझे मतलब अगर मैं आपके दर्शकों को सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूं, जी। तो ये जो बेंगलोर की पूरी बैठक थी ना, हुँ, ये हुँ। पूरी बैठक हवा को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश थी। आप हवा को मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते हैं। हवा को कैद करने की कोशिश की जाएगी तो नाकाम होगी। वो मैं हवा इसलिए कह रहा हूँ हुँ, कि हुँ, हुँ। इनकी सारी की सारी योजना हवा में है, कॉन्क्रीट कुछ नहीं है। आपको कॉन्क्रीट प्लान करना पड़ेगा, जनता के सामने लेके आना पड़ेगा। आप जो रटे रटाए जुमले हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि आप हुँ, हुँ। सेकुलरिज्म की बात कीजिएगा, आप कम्युनलिज्म की बात कीजिएगा, फासिज्म की बात कीजिएगा, आप डेमोक्रेसी बचाने की बात कीजिएगा, आप संविधान बचाने की बात कीजिएगा। मैं आपसे ही प्रश्न कर रहा हूँ कि ये जो संविधान बचाने की बात, आप गांव जाइए, गांव में हुँ, किसी ऐसे व्यक्ति से, चौपाल पर जो बैठा हुआ हो, किसान हुँ, हो, उससे बोलें कि भाई राहुल गांधी की कांग्रेस के साथ 28 लोग 26 लोग इकट्ठा हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो संविधान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जी। सेक्युलरिज्म बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो वो जी। आदमी क्या समझेगा? सही उसको कह रहे क्या हैं। समझ में आएगा कि वो करना क्या चाह रहा है? तो आप ये जो सेक्युलरिज्म बचाने की कोशिश करते हैं, संविधान बचाने की कोशिश करते हैं, ये 2% लोग भी नहीं है, ये 2% वोटर भी नहीं है, जो शहरी वोटर है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जो छात्र है। और छात्र में भी अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे छात्र ऐसा हैं जो इनके इस जुमले में फंसते हैं। वो हुँ, इतना हुँ। छोटा वर्ग है। आपके पास योजना होनी चाहिए कि हम गांव के लिए ये योजना लेकर आएंगे, किसान के लिए ये योजना लेकर के आएंगे, और उस योजना का जो जो सरकार उस उन वर्गों के लिए दे रही है। जैसे मैं किसानों की बात करूं, हुँ, किसान हुँ। के लिए अगर किसान सम्मान निधि सरकार दे रही है, हुँ, तो हुँ। उसका तोड़ क्या है आपके पास? जी। किसान के लिए फसल बीमा दे रही है सरकार, उसका तोड़ क्या है आपके पास? एम्प्लॉयमेंट के लिए आप क्या कीजिएगा? ऐसा ऐसा क्या कर दीजिएगा कि एम्प्लॉयमेंट के बाद
को लेकर के कि यूथ आपके साथ आ जाएगा। तो ऐसा होता नहीं दिख रहा है। जो मैं कह रहा हूँ ना कि आप हवा में बात कर रहे हैं जी, जी। और हवा को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो परिणाम नहीं दे पाएगा, मेरा अपना मानना है। नहीं, आपने सही कहा क्योंकि अभी तक जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि ये इस कवायद में लगे हुए हैं कि हम दिखें कि हम एक हैं। फिलहाल ये वही कर रहे हैं और कुछ किसी चीज़ पे इन्होंने कोई चर्चा नहीं की, ऐसा कुछ भी सामने निकल के आया नहीं। नहीं मैंने बताया ना कि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, प्लान नहीं है, कोई योजना जी। नहीं है, कोई नीति नहीं है हुँ, हुँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि नीति बनाने वाले लोग नहीं हैं। तो जब जब ये एग्ज़ैक्टली। आप लैक कीजिएगा इन सारी चीज़ को, अभी भाई आपका आपका अभी सारी कवायद ये है कि हमको मोदी को हराना है। मोदी को हराने के नाम पर आप चुनाव नहीं जीत पाइएगा, इसलिए कि मोदी को जिताने वालों की जमात मोदी को हराने वालों से अभी भी बड़ी है। तो जी। आपको कोई प्रोग्राम बताना पड़ेगा। आप मोदी को हराने के नाम पर चुनाव नहीं जीत पाइएगा। ये मेरा अपना आकलन, मेरा अपना मानना। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने शुक्ला जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मेरे शो पे निक ऑफ द टाइम में आप आए और दर्शकों से भी मैं कहना चाहती हूँ कि ये वीडियो आपने देखा है, इसे पसंद किया है तो आप इसे अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए और जो दर्शक पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।